हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं वीजे फिर आपके साथ बायोलॉजी का डीजे बजाने को तैयार। पिछली वीडियो में हमने बच्चों फिजिक्स क्लास 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को वन शॉट में बड़े ही आसान तरीके से क्वेश्चंस के रेफरेंस के साथ समझा और उसको बोर्ड के हिसाब से लास्ट प्रिपरेशन की तरफ बढ़े। एक ओवरऑल रिवीजन हमने उसको डेवलप किया, समाप्त किया और उसको अच्छे तरीके से समझा। आज बच्चों मैं 12th क्लास बायोलॉजी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके साथ वन शॉट के अंदर लेकर आया हूं और इसे भी हम उतने ही आसान तरीके से समझते हैं और इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करते हैं ताकि हम इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। बच्चों ये यूनिट 12 से 15 नंबर की है। दो चैप्टर हैं इसके अंदर। पहला है आपका बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और दूसरा है आपका इनके एप्लीकेशन। तो दोनों में से लगभग 12 से 15 नंबर का एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए, और ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर भी है। अब आज मैं आपको इस चैप्टर को आसान बनाने का तरीका आपके साथ डिस्कस करूंगा और साथ के साथ वो भी एक 2 घंटे की वीडियो में, और हम इसको बड़े आसान तरीके से समझते हैं। चलिए जी, इसको शुरू करते हैं और इसको रिलेट करते हैं कि क्या चीज साइंटिस्ट ने एक नेचुरल प्रोसेस को किस तरीके से एक आर्टिफिशियल सेल फ्री सिस्टम में बदला। इन वीवो, इन विट्रो, ये दो पॉइंट आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इन वीवो का मतलब होता है नेचुरल प्रोसेसेस, और उनको जब हम सेल फ्री सिस्टम्स के बाहर यानी कि आर्टिफिशियली उसको हम, इसे सेल फ्री सिस्टम तो नहीं कहेंगे क्योंकि सेल के अंदर ही डेवलप कर सकते हैं, विदाउट सेल वी कांट। लेकिन कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो सेल के बाहर हैं और कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो सेल के अंदर हैं। तो कैसे हमने इसको मैनिपुलेट किया फॉर ह्यूमन वेलफेयर, लेट्स स्टार्ट दैट। देखिए, बैक्टीरियोफेज आपने नाम सुना होगा। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज बेसिकली वो पर्टिकुलर वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब उसके इन्फेक्ट करने की मेथोडोलॉजी को अगर आप ध्यान से समझे तो क्या है उसमें। देखिए, सबसे पहले वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल जो कि इसका डीएनए होता है, उस डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर रिलीज करता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बैक्टीरियल डीएनए के जैसा अपने डीएनए को उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में बदल देता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम उसमें हेल्प करता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो वायरस का है, बैक्टीरिया अपना मानकर उसकी मल्टीपल कॉपीज डेवलप करता है और नए वायरल पार्टिकल्स बनाता है। इसी चीज को आधार बनाया बायोटेक्नोलॉजी के लिए। बायो मीन्स बायोलॉजिकल प्रोसेस, और टेक्नोलॉजी हम उसे कहते हैं किसी भी नेचुरल प्रैक्टिस को अगर हम आर्टिफिशियली प्रमोट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, सो दैट इज नेम्ड एज टेक्नोलॉजी। तो उसी नेचुरल पूरे के पूरे मैनिपुलेशन को, जो शरीर के अंदर नेचुरल हो रहा है, जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसे ही हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए डिफरेंट सेक्टर्स में यूज कर रहे हैं और जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं उसका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा है रिकॉम्बिनेशन चैप्टर
प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। और मियोसिस माइटोसिस में हमने क्लास 11th में भी इसके बेसिक को समझा। उसमें हमने क्या किया था, क्या पढ़ा था उसमें, कि द पैचिटीन, पैकाइटीन भी जिसे हम कहते हैं, दैट इज द, बस प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। तो इस पर्टिकुलर फेज में, जो कि मियोसिस फर्स्ट का एक स्टेज है, प्रोफेज फर्स्ट का, जिसमें देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम। और उस बेसिस पर आप अगर ध्यान दें तो वहां रिकॉम्बिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, यानी कि मदर क्रोमोसोम जिसे हम मैटरनल क्रोमोसोम कहते हैं, उसका कुछ हिस्सा पैटर्नल क्रोमोसोम के साथ एक्सचेंज होता है और पैटर्नल क्रोमोसोम्स का मदर क्रोमोसोम के साथ यानी कि मैटरनल क्रोमोसोम के साथ होता है। इसी वजह से हमारी अपनी आइडेंटिटी होती है, वी हैव अ यूनिक आइडेंटिटी, ईच इंडिविजुअल रिप्रोड्यूसिंग थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज द यूनिक आइडेंटिटी। उसके अंदर अपने मदर फादर के भी करेक्टर्स होते हैं, साथ के साथ वो अपनी यूनिक आइडेंटिटी भी रखता है। तो वो यूनिक आइडेंटिटी बेसिकली इस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू आती है, जिसके ऊपर और बेहतर डेवलपमेंट के साथ मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए, जिसको हमने चैप्टर इनहेरिटेंस में पढ़ा। तो ये नई चीज नहीं है, लेकिन इस नई चीज को, मतलब इस ऑन गोइंग प्रोसेस को नए बनाना, यानी कि उसको टेक्नोलॉजी के लिए यूज करके, टेक्नोलॉजिकली एडवांस करके उसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करना, बेसिकली हम इसको सीधा रिलेट कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। अब किस प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है और क्या प्रोसेसेस हैं, वो सारे अब हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हुआ इसका बेसिक कि व्हाट वी आर गोइंग टू नो इन दिस चैप्टर। चलिए बच्चों, आगे की तरफ चलते हैं हम। अब देखिए यहां पर आपको यही चीज बता रखी है कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। इन दिस सेंस, मेकिंग कर्ड, दही, ब्रेड, वाइन, विच आर माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस, जो आपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में या आपने पढ़ा है, कुड आल्सो बी थॉट एज ए फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब लार्ज स्केल पर आप यॉगर्ट्स सुन रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन सुन रहे हैं, मल्टीविटामिन सुन रहे हैं, तो सब कैसे बन रहे हैं, इसी तरीके के प्रोसेसेस से वो बन रहे हैं। हाउएवर इट इज यूज्ड इन ए रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे टू रेफर टू सच ऑफ दीज प्रोसेसेस which use genetically modified organism, that is very important, GMO। देखिए अभी हम इसमें पढ़ेंगे आगे, अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम, बीटी कॉटन है या डिफरेंट तरीके के और ऑर्गेनिज्म हैं जिनके जीन में हमने बदलाव कर दिया अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के हिसाब से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म्स क्या कहलाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब हमने बैक्टीरिया के अंदर, अभी हम पढ़ेंगे वेक्टर लेंगे, वेक्टर के अंदर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, कट करने के बाद उसको हम लिगेट करेंगे, तो वो जीन हमने बैक्टीरिया के साथ जोड़ दिया जो कभी उसका था ही नहीं। तो ये भी क्या है, हमने उस बैक्टीरिया को जीएमओ बना दिया, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना दिया, टू अचीव द सेम ऑन ए लार्जर स्केल। फर्दर, many other processes techniques are also included under biotechnology, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, जो आपने चैप्टर सेकंड में पढ़ा है, वो सॉरी थर्ड में, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन। अब डीएनए वैक्सीन को आप भली भांति जानते हैं सभी, क्योंकि इस पिछले 3 साल के कोविड पीरियड में शायद भारत ने अपना डंका जिस तरीके से गाड़ा है, अपना झंडा, और अपने इस पूरे के पूरे शक्ति को दिखाया है, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया है कि इंडियंस कैन डू एनीथिंग। तो वो एक नतीजा है, इस बात का सबूत है कि 70 साल, जब हमने आज से 70 साल पहले जब हमने पहला वैक्सीन अपना खुद का बनाया, उससे पहले सारी चीजें हम इंपोर्ट करते थे। और इसीलिए उस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना और उसको
फ्लो में लाना, उसको डेवलप करना और सारी दुनिया के सामने इस चीज को जाहिर करना कि वी कैन डू, हम भी कर सकते हैं। और इंडिया उस समय पांचवा देश था, पांच देशों में से अकेला देश था जिसने वायरस को आइसोलेट किया। एक सिंगल वायरस के बेसिस पर, कोरोना वायरस के बेसिस पर हमने अपनी पहली वैक्सीन को जन्म दिया। तो उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल बायोटेक्नोलॉजी का ही है। इसके साथ साथ आरटीपीसीआर, लगातार इस पर्टिकुलर वर्ड को हमने 3 साल सुनते हुए आए हैं और अब भी सुन रहे हैं। RT is basically there is nothing new, that is the रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड PCR जो अब हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो उस टेक्निक का यूज करके हमने ये पता लगाया कि हमारे शरीर में वायरस का डेवलपमेंट कितना है। और उसमें सीटी वैल्यू आपने सुना, सीटी वैल्यू जितनी कम थी तो उसका मतलब ये था कि उतना ही इन्फेक्शन ज्यादा था, यानी कि उतने कम से कम समय में वायरस प्रोपेगेट कर रहा है और इसीलिए वो एक चिंता का विषय था। एंड दैट विल बी वेरी सीरियस इफ दैट वाज बिलो 34। अब आप, ये एक बड़ी छोटी छोटी सी चीजें थी। अब हम जब अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली मिक्स करते हैं, उसको, उसका फायदा प्रैक्टिकल यूज में उसको लेकर आते हैं, तभी वो हमारे लिए इंप्रेसिव होती है, उसका मीनिंग निकलता है, तभी हम अपने उस नॉलेज को परपिचुएट कर पाते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो सब चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन, अभी हम आगे इसी चैप्टर में, इसके अगले चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी में ही पढ़ेंगे जीन थेरेपी। तो उसके अंदर जीन का करेक्शन किस तरीके से होता है, तो ये सारी चीजें बेसिकली हम इस चैप्टर से रिलेट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB, given a definition of biotechnology that encompasses both the आपका traditional view and the modern molecular biotechnology, and the definition given by EFB is as follows। अब वो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है ये कि इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है नॉर्मल चीज में परिस्थिति के अनुसार, सरकमस्टांसिस के अनुसार, अपॉर्चुनिटीज के अनुसार उसके अंदर बदलाव करना। किसका? नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म का। भाई नेचुरल जो साइंस है उसको हम अपने तरीकों से मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। सेल्स या ऑर्गेनिज्म को डेवलप करें, या सेल्स को, या उसके पार्ट्स को, और मॉलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और उसके बेसिस पर हम नए प्रोटीन्स बना रहे हैं डीएनए में, आरएनए में फेर बदल करके, और उसी को हमने क्या नाम दिया? बायोटेक्नोलॉजी, उसको हमने नाम दिया। अब बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस दो स्टेप्स में होता है। ब्रॉडर वे में हम कहें, टू कोर टेक्निक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की, और वो हैं, पहली है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो ये दो कोर टेक्निक्स मिलाकर पूरा का पूरा एक बायोटेक्नोलॉजी बनता है। अब देखिए जी, इसको हम समझते हैं हाउ, कैसे। देखिए बच्चों, यहां पर आप दो, इस पिक्चर में सबसे पहले आप देखिए, आप देख रहे हैं फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए और प्लाज्म। अब इस बेसिक्स को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से इस बात को समझेंगे और सुनेंगे। फॉरेन डीएनए, इसको हम और नाम भी दे सकते हैं, इसको हम डिजायर्ड डीएनए भी कह सकते हैं, इसको हम एलियन डीएनए भी कह सकते हैं। तो तीन नाम से आपको मिले, फॉरेन डीएनए, डिजायर डीएनए, एलियन डीएनए। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारे मनपसंद जीन है जिसको हम प्रोपगेट करना चाहते हैं, जिसको हम परपिचुएट करना चाहते हैं, जिसको हम क्लोन करना चाहते हैं, जिसकी हम मल्टीपल कॉपीज डेवलप करना चाहते हैं।
तो सबसे पहले हमने उसको आइसोलेट कर लिया, तो ये हमारा फॉरेन जीन है या फॉरेन डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए है या एलियन डीएनए। अब यहां पर लिया जी, देखो जी, हमने वेक्टर डीएनए और प्लाज्मिड। अब यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझिए, व्हाट एग्जैक्टली इज इट। देखो, वेक्टर मतलब होता है वाहक, कैरियर, ले जाने वाला। अब ये हमें क्यों चाहिए और ये होता क्या है, सबसे पहले होता क्या है और हमें क्यों चाहिए। जैसे जैसे जिस सीक्वेंस में बच्चों में इस चैप्टर को आप तक पहुंचा रहा हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप उसी तरीके से बुक को साथ में रखें और साथ के साथ इसको रिलेट करते चलें। हालांकि मैं इसमें भी स्क्रीन के साथ सेम काम करूंगा, लेकिन फिर भी आपके पास होनी चाहिए, और लिखते हुए आप प्रैक्टिस करें, तब ये चैप्टर आपके लिए बड़ा आसान होगा और आप इजीली इसको टेक ओवर कर पाएंगे और इसका मजा ले पाएंगे। देखो, अगर सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग नहीं बनाया तो वो आपके लिए कुछ देने वाला नहीं होगा, फिर उस रटने से कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि बड़े अच्छे और टेक्निकल बेसिस पर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपने जरा सी भी समझ में प्रॉब्लम कर ली या उसको आपको क्लियर नहीं हुआ, तो ये फिर आपके किसी काम का नहीं। अब वेक्टर को दो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, फिर आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे सपोज कीजिए जी, आप एक घर के लिए आटा, पूरा 10 किलो का बैग होता है, उसे लेकर आना चाहते हैं। अब उसके दो तरीके हैं, या तो अपने ऊपर लाद के लेकर आए आप, और दूसरा, या आप स्कूटी पर या साइकिल पर, पीछे कैरियर होता है, कैरियर मतलब ले जाने वाला, कैरी करने वाला, उसमें आपने रखा, इजीली आप लेकर आ गए, तो आपका काम आसान हो गया। उसी तरीके से आपने, अब इसको बायोलॉजिकली जोड़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने मलेरिया का एग्जाम्पल पढ़ा है ह्यूमन डिजीज में, और उसमें आपने पढ़ा है कि फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जब बाइट करती है तो वो अपने ब्लड के थ्रू, अपने सेलाइवा के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस फॉर्म को रिलीज कर देती है। तो इसीलिए उसको वेक्टर नाम देते हैं, क्योंकि वो कैरी करने वाला है, उसने प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइट नाम की इन्फेक्शियस फॉर्म को कैरी कर रखा है, जो हमारे उसने ब्लड में रिलीज कर दी। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया जी। अब इसी काम को हम, अब इसका इस टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशनशिप है, देखिए। जो ये फॉरेन डीएनए लिया है, इसका हम क्या करना चाहते हैं, इसका हम चाहते हैं कि ये रेप्लिकेट करे। ठीक है जी। अब रेप्लिकेट के लिए हमें क्या चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन में मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि वी नीड ओआरआई, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो ये सेगमेंट हम ले रहे हैं उसमें ओआरआई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब नहीं हुआ तो हमारा सारा का सारा प्लानिंग जितनी भी है वो सब फेल हो जाएगी, दैट विल डिस्ट्रॉय। तो इसलिए हमने उसकी श्योरिटी बढ़ाई कि 100% वो क्लोनिंग करे। क्लोनिंग का मतलब मल्टीप्लाई करे, और मल्टीप्लाई करने के लिए ये श्योरिटी होना जरूरी है। और वो श्योरिटी क्या है, श्योरिटी ये है भैया कि वो उसके साथ ओआरआई हो। तो अब उस ओआरआई को, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बेसिकली वो सीक्वेंस है डीएनए का जो किसी भी डीएनए के रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है और रेगुलेट करता है। तो ओआरआई अगर नहीं होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, भले ही क्यों ना आपके पास डीएनए पॉलीमरेज भी क्यों ना हो, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डजंट हैव एनी एबिलिटी टू स्टार्ट और टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। उसके पास ना तो रेगुलेशन की कोई अथॉरिटी है और ना ही उसके पास इनिशिएशन की कोई अथॉरिटी है। वो तो केवल और केवल डीएनए के रिएक्टेंट्स को लेकर, सबस्ट्रेट्स को लेकर, उसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाकर पूरे के पूरे धागे को पॉलीमराइज कर सकता है, एक के बाद एक जोड़कर। उसके पास इतनी अथॉरिटी है इन 5' to 3' डायरेक्शन। अब उसको इनिशिएट करना और रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। अब इनिशिएट ही नहीं होगा तो जो प्रोसेस हम सोच रहे हैं सब बेकार।
दैट इज ऑल वेस्ट। इसलिए इस वेक्टर को लेना, इस प्लाज्मिड को लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब एक्चुअली ये प्लाज्मिड है क्या, तो चलिए इस पर भी बात करते हैं। व्हाट इज दिस प्लाज्मिड? अब इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको शुरुआत में ही दे रखी है, जिसको हमें बड़े ध्यान से समझना है और उसके ऊपर वर्क करना है। देखिए, ये रही डीएनए की डेफिनेशन, पेज नंबर 164 नई बुक के हिसाब से आप देखेंगे। मैंने कहा था जैसे जैसे मैं चला रहा हूं इस चैप्टर को, उसी बेसिस पर आप अपने साथ रिलेट करिए, दैट विल हेल्प यू अलॉट। उसके हिसाब से आपको इसके ऊपर वर्क करना आसान बन जाएगा। देखिए, अब यहां पर प्लाज्मिड की आपको डेफिनेशन दी हुई है, और ये आपने 11th क्लास में सेकंड चैप्टर में बैक्टीरिया में पढ़ा है कि बैक्टीरिया में एक होता है क्रोमोसोमल डीएनए, मेन जेनेटिक मटेरियल, और एक होता है ऑटोसोमल, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और इसमें एक वर्ड हम इंडिपेंडेंट और जोड़ेंगे। सो क्या बन गया? इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब इसका मीनिंग क्या है? ये वो हिस्सा है, ये वो एक सर्कुलर डीएनए का धागा है जो कि आपका बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है, और ये मेन जेनेटिक मटेरियल के से अलग है, ना उसके कंट्रोल में है, तो इंडिपेंडेंट, अपना ही राज है इसका, जेनेटिक मटेरियल के कंट्रोल में ये नहीं है। ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग, खुद के बेसिस पर रेप्लिकेट कर सकता है क्योंकि इसका खुद का ओआरआई होता है, ठीक है जी। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब यह है कि क्रोमोसोम जो मेन डीएनए है उसके अलावा ये डीएनए है। बेसिकली इसका मेन काम बैक्टीरिया के अंदर होता है, बहुत सारे अलग अलग काम है इसके, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन काम है कुछ फिनोटाइपिक फीचर्स को रेगुलेट करना और साथ के साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो अब इससे हमारे सारे ताले की चाबी हमें मिल गई, इससे हमें सारे ताले की चाबी मिल गई, क्योंकि इसके पास ओआरआई है, पहली बात। दूसरा, ये किसी के अंडर में काम नहीं करता, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग है, और इसका किसी से लेना देना नहीं है, तो अपने बेसिस पर रेप्लिकेट कर सकता है। अब इसका पता हमें कैसे चला? आप देख सकते हैं कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम के बैक्टीरिया से सबसे पहले स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर ने एकम्प्लिश किया था 1972 में, बाय आइसोलेटिंग दिस antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance। जो ये सीक्वेंस वो कट किया उन्होंने, जो कि उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी डेवलप करता है, तो प्लाज्मिड के उस हिस्से को कट किया उन्होंने। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें प्लाज्मिड के इस रोल के बारे में एक जानकारी मिली। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज प्लाज्मिड। अब इसको आगे रिलेट करते हैं, वापस वहीं चलते हैं। तो देखिए जी, प्लाज्मिड हमने ले लिया। प्लाज्मिड क्यों लिया? प्लाज्मिड लेने का कारण पहला ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और दूसरा क्लोनिंग, अब ये मल्टीपली रेप्लिकेट हो सकता है। अब हमने क्या किया, इसको एक पर्टिकुलर कैंची से कट किया। नेक्स्ट स्टेप, तो पहला स्टेप हमारा था, हमने फॉरेन डीएनए लिया, अपने मन का डिजायर्ड डीएनए जो हम रेप्लिकेट कराना चाहते हैं। दूसरा, किसके थ्रू रेप्लिकेट कराना चाहते हैं, उसके लिए हमने प्लाज्मिड को लिया। प्लाज्मिड है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर डीएनए, जो कि हमारे मेन काम का था, उसको हमने ले लिया। ठीक है जी, तो एक ले लिया हमने प्लाज्मिड, जिसको वेक्टर भी कहते हैं हम, एक ले लिया जी हमने फॉरेन डीएनए। अब भैया ले तो लिया इन्हें, अब इनको आपस में कट करना और जोड़ना, ये हमारा अगला स्टेप है। तो अब इस अगले स्टेप को हम
कोरिलेट करते हैं। ये अब नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम कोरिलेट करना चाहते हैं, और इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कोरिलेट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि इसको लिया, अब हमने सेम, अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बेसिकली मॉलिकुलर सीजर, एक तरीके की कैंची। अब ये कैंची किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, लेट गो थ्रू। अब ये हमार को एक निश्चित लोकेशन से दोनों हिस्सों को कट करेगा। यहां फॉरेन डीएनए को भी देखो ये कट करेगा, जैसे ये आप यहां कट करके दिखा रखा है आपको, और ये वेक्टर डीएनए को भी कट करेगा। अब कैसे करेगा, चलिए इस नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं, और ये है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। देखिए जी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पर्टिकुलर लोकेशन पर रेस्ट्रिक्ट करके कट करना। अब इसका पता हमें कैसे लगा, देखिए फिर वही बात आती है जो हम शुरुआत से चले, किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर, कि बैक्टीरियोफेज के ऊपर, के वायरस, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वो बैक्टीरियोफेज बेसिकली क्या करता है। देखिए 1963 में दो एंजाइम responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated। जो अब E. coli के अंदर वायरस एंटर हो रहा है तो वायरस का स्वागत तो करेगा नहीं E. coli के, आओ भैया और मुझे इन्फेक्ट करो, तो वो उसको रजिस्ट करेगा। तो इसीलिए एशरिश्रिया कोलाई के शरीर के अंदर दो एंजाइम देखेगा, उसकी सेल के अंदर दो एंजाइम देखेगा जो कि बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस के अंदर एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कैसे, पहला तो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा है डीएनए में, ताकि वो एक स्पेसिफिक लोकेशन को पहचान ना पाए, इसको मिथाइलेशन कहते हैं। और दूसरा डीएनए को कट कर रहा है। तो जो ये कट करने वाला है यही हमारे ताले की चाबी निकला, और इसी का ही नाम बाद में रखा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खासियत क्या है, देखिए जी बड़े ध्यान से आप इस चीज को समझें और सुने। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पहले इसके टर्म मीनिंग को समझते हैं। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है एक बिल्कुल रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है इसका, निश्चित सीक्वेंस है, और वो उसी सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर बेस पेयर के बीच में ही हमला करता है। देखिए यहां पर दिया हुआ है रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और ज्यादातर ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस इन सभी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज में हमने देखा कि 6 बेस पेयर का होता है, हो सकता है ज्यादा भी हो कम भी हो, लेकिन ऑन एन एवरेज जो होता है 6 बेस पेयर्स का होता है। तो उसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रिकॉग्निशन साइट। अब ये इस तरीके से समझिए जैसे हमने लिया GATTC, और इधर लिया हमने G के सामने आ जाएगा GAATTC, और ऐसे ही इसके सामने आ गया GAATTC। ये आपको एक सीक्वेंस ले लिया, सपोज करिए मैंने 6 बेस पेयर्स का, तो इसके बेसिस पर हम समझते हैं। तो ये तो पूरा कहलाएगा रिकॉग्निशन सीक्वेंस, दैट होल इज नेम्ड एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और अब जिस पर्टिकुलर बेस पेयर के बीच में ये हमला करेगा, ये उसको कट करेगा, तो उसे हम कहेंगे रिकॉग्निशन साइट। तो जहां मैंने ये जी और ए के बीच में ये आपको दिखाया है एरो, तो ये एरो आपको क्या बता रहा है, ये पॉइंटर आपको बता रहा है कि दैट इज द रिकॉग्निशन साइट।
ये रिकॉग्निशन साइट है जिस पर एक्चुअली ये कट करेगा। अब खास बात क्या है कि ये दोनों स्ट्रैंड को सेम रिकॉग्निशन साइट से कट करता है। देखिए स्पेशली यहां पर दिया हुआ है कि रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स, दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। 6 बेस पेयर का हो गया और उसके बाद वो दोनों के दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को कट करता है। तो एक तो पहली बात हो गई रेस्ट्रिक्शन का, समझ में आ गया आपको, एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट पर कट कर रहा है। एंडो, एंडो का मतलब है अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर की तरफ कट करता है। और न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड या डीएनए को कट करता है। तो इसलिए इसका नाम ये रखा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो 3 प्रॉपर्टी आपको इसी में ही बता दी गई। पहला रेस्ट्रिक्शन, यानी कि पूरा का पूरा 6 बेस पेयर्स का ऑन एन एवरेज एक सीक्वेंस होता है जिसे हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। और उसके अंदर दोनों डीएनए स्ट्रैंड को एक पर्टिकुलर बेस पेयर, 2 पर्टिकुलर बेस पेयर्स के बीच में ही एक कट करेगा जिसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन साइट। एंडो, एंडो का मतलब है डीएनए को के दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा अवे फ्रॉम सेंटर। देखिए सेंटर से दूर की तरफ कट कर रहा है, इधर इधर की तरफ और इधर आप देख रहे हैं, ठीक है। अवे फ्रॉम सेंटर कट करेगा, दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा, पर्टिकुलर एक लोकेशन पर कट करेगा। और इसके बाद ये आपके बनेंगे ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस। ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस। अब ये ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस क्या है, देखिए जब इसने इसको कट कर दिया तो कट करने के बाद हमें मिलेगा GCTT AA। एक तो हमें ये मिल गया और दूसरा पीस इसका मिलेगा हमें, दूसरा पीस इसका मिलेगा हमें GCTTA। इस तरीके से हमें ये दो अलग अलग पीस इसके मिल गए। तो इन पीसेस को हम क्या नाम देंगे, ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस इनको हम नाम देंगे। अब इन ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस की एक और खास बात है, दीज ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस आर नेम्ड एज पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस। अब पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस का मतलब यह है कि आप इन्हें लेफ्ट से पढ़ें या राइट से पढ़ें, सीक्वेंस रिमेन सेम, सीक्वेंस सेम रहना है, सीक्वेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आना। जैसे कि मलयालम, आप इसे राइट साइड से पढ़ें इस वर्ड को या आप इसे लेफ्ट साइड से पढ़ें, स्पेलिंग इज सेम। मलयालम, मलयालम, दैट इज सेम। नितिन, स्पेलिंग इज सेम, सीक्वेंस इज सेम। इसी तरीके से आप इसमें पढ़िए, देखिए GCTTAA, GCTTAA। तो इनको हम नाम देते हैं, ये ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस आर नेम्ड एज स्टिकी एंड्स। अब ये नाम क्यों दिया गया है कि जब हम इन दोनों एंड्स को, मान लीजिए एक हैंड, क्योंकि हम वेक्टर को भी और डिजायर्ड डीएनए को भी एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। तो जब अब सपोज करिए ये वेक्टर है और ये डिजायर्ड डीएनए है, दोनों को जब हम पास पास लेकर आएंगे जोड़ने के लिए, क्योंकि हमें उनका जोड़ ही तो लेना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही तो बनाना है, इसी के लिए तो नाम दिया गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब जैसे ही इन्हें हम पास पास लेकर आएंगे तो डीएनए लाइगेज, जो कि दो डीएनए हिस्सों को जोड़ने का काम करता है, उसका काम बड़ा आसान हो जाएगा।
उसका काम बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन ये बड़ा फायदेमंद हो जाएगा, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एंड इट्स जॉब बिकम इजी। तो इस तरीके से ये इन स्टिकी एंड्स का फायदा है, ये इन स्टिकी एंड्स का फायदा है कि ये काउंटर पार्ट्स व्हेन कम इनटू क्लोज टू ईच अदर, द डीएनए ligase work become easy and their ligation become very very easy। तो इस तरीके से हमने समझा कि ये डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का वर्क क्या है। अब मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं बच्चों, ताकि आप इसको इसको अपने साथ रख सकें, प्रिजर्व कर सकें, नोट्स बना सकें। दैट विल हेल्प यू अलॉट। ये क्यूआर कोड मैंने शेयर कर दिया है, आप इसको आसानी से अपने नोट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज एनफ टाइम। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बेसिस को समझते हैं। देखिए जी, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था हिंड सेकंड। अब इसके नेमिंग के ऊपर भी बात करूंगा कि कैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम रखे जाते हैं। हुज फंक्शनिंग डिपेंड ऑन अ स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस was isolated and characterized 5 years later। आइसोलेट तो पहले कर लिया गया था, लेकिन लगभग 5 साल बाद इसके कैरेक्टर्स पूरी तरीके से सामने आए। आज के तारीख में हमें बड़ा आसान है, हमने कह दिया और हमारे कहने के हिसाब से चीजें बड़ी, हम तो एक स्टेप के बाद स्टेप जोड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इन स्टेप्स को पूरी तरीके से सीक्वेंस में लाना, उनको फॉर्मुलेट करना, उनको इजी बनाना, भाई इसमें बड़ा टाइम लगता है। दैट इज नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस, बहुत मेहनत लगती है। It was found that Hind second was cut DNA molecule at a particular point, जिसे हमने क्या कहा, रिकॉग्निशन साइट, by recognizing a special sequence of 6 base pairs, जो भी मैंने आपको बताया था। This specific base pair sequence is named as recognition sequence। पूरे के पूरे 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहेंगे, और वो डीएनए को के दोनों स्ट्रैंड्स को जिन 2 बेस पेयर्स के बीच में कट करेगा, दैट इज नेम्ड एज रिकॉग्निशन साइट। हिंड सेकंड के अलावा आज हम लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अलग अलग आइसोलेट कर चुके हैं, जो कि बैक्टीरिया के 230 डिफरेंट स्ट्रेन से डेवलप किए गए हैं, और जिसकी हर किसी की रिकॉग्निशन साइट डिफरेंट है। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिस तरीके की हमें जरूरत है हम उसी बेसिस पर उसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉमनक्लेचर की। तो देखिए बच्चों, नॉमनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि आपके सामने ये है इशरिश्रिया कोलाई RY30। ये इशरिश्रिया हो गई जीनस, सो दिस इशरिश्रिया दैट इज जीनस, ये आपका हो गया जीनस। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा कोलाई, कोलाई इज स्पीसीज, कोलाई हो गई स्पीसीज आपकी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज RY13 इज द स्ट्रेन। बैक्टीरिया, डीएनए, आरएनए, जीनोटाइप, फिनोटाइप थोड़े बहुत चेंजेस के बेसिस पर ही है, इकोलाई ही, लेकिन इकोलाई एक इकोलाई दूसरे इकोलाई से स्लाइटली डिफरेंट है डीएनए के बेसिस पर, या प्लाज्मिड के बेसिस पर, या प्लाज्मिड के अंदर जो उसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फीचर है उसके बेसिस पर, तो उसके बेसिस पर हम उनके स्ट्रेन्स अलग अलग कर देते हैं। तो ये 3 चीजें आप समझ गए होंगे। अब नाम कैसे रखते हैं, देखिए जी, इशरिश्रिया का लेंगे ई, तो ई ले लिया हमने जीनस का पहला लेटर। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका कोलाई का CO ले लिया हमने, ई को। तो जो आपकी स्पीसीज है उसके नेक्स्ट उसके 2 लेटर्स ले लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो ये RY13 है, इस RY का लेंगे R, तो ये हो गया जी R, तो E को R, और उसके बाद हम रोमन लेटर का यूज करेंगे, रोमन नंबर का यूज करेंगे फर्स्ट। तो इस तरीके से ये नॉमनक्लेचर हो गया। कोई भी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आइसोलेट करेंगे, तो उसको आइसोलेट करने के लिए हम जीनस का
उस बैक्टीरिया की जीनस का पहला लेटर लेंगे, फिर उसकी स्पीसीज के 2 लेटर लेंगे, फिर उसका रेस्ट जो भी स्ट्रेन है उसका 1 लेटर लेंगे, और फिर हम रोमन नंबर का यूज करेंगे। फर्स्ट का मतलब यह है कि ये इस स्ट्रेन से, इस बैक्टीरिया के स्ट्रेन से निकाला गया फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है। तो इस तरीके से हम किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की नेमिंग को करते हैं। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू वेरी केयरफुली। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको भी शेयर कर रहा हूं आपके साथ। इसको आप अपने क्यूआर कोड से शेयर करिए, प्रिजर्व करिए, और ताकि आप इसको नोट्स के अंदर बदल सकें। तो अभी तक हमने पढ़ा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टी क्या है, रिकॉग्निशन साइट क्या है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है जो 6 बेस पेयर्स का होता है, और हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को नेम कैसे करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब इस तरीके से, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टी हो गई रोमन नंबर। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लार्जर क्लास न्यूक्लियस है बेसिकली। न्यूक्लियस को फिर आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक्सोन्यूक्लियसिस और एंडोन्यूक्लियसिस। तो एक्सो मतलब जो लगभग बाहर से, बिल्कुल कोई इनकी रिकॉग्निशन साइट नहीं होती है, आउटर साइट पर कट करते हैं और केवल एक स्ट्रैंड को कट करते हैं। ये बड़ी खास बात है, केवल एक स्ट्रैंड को कट करेंगे, अवे फ्रॉम द, ये भी अवे फ्रॉम द सेंटर कट करते हैं, लेकिन इनका कोई रिकॉग्निशन सीक्वेंस नहीं होता। पहले तो जो आपका एंडोन्यूक्लियस है, उस एंडोन्यूक्लियस में वो अंदर से कट करते हैं, ये बाहर से कट करते हैं, दोनों ये एक एक स्ट्रैंड को कट करेंगे केवल। ठीक है जी। अब इनमें से भी हमने और बाल की खाल निकाली, यानी कि एंडोन्यूक्लियस में भी हमने वो एंडोन्यूक्लियस ढूंढा जो कि 6 बेस पेयर्स का एक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है। पहले तो रेस्ट्रिक्ट कर लिया उसने अपने आप को, उसमें भी वो 2 बेस पेयर के बीच की एक निश्चित रिकॉग्निशन साइट से दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर रहा है, ऊपर वाले को भी, और यानी कि दोनों स्ट्रैंड को कट कर रहा है। तो इसलिए रेस्ट्रिक्शन वर्ड यूज किया। ये दोनों, ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये एक एक स्ट्रैंड को कट करते हैं। एक्सोन्यूक्लियसिस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, वेयर एज एंडोन्यूक्लियसिस कट एट स्पेसिफिक लोकेशन विद इन डीएनए। ये फ्रॉम द एंड्स, बाहर किनारों की तरफ, और ये डीएनए के अंदर, वो भी एक रेस्ट्रिक्शन साइट पर, इसीलिए इनका नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रखा गया। अब देखिए उसी चीज को ये आपको, अब यहां पर एक बात और है भाई, देखिए ये ही सारी चीजें आपकी स्पेशल एमसीक्यू के लिए, जिन्हें मैं बार बार जोर दे रहा हूं, उसके पीछे रीजन यही है कि भाई ये नाम पूछ लिए जाए आपसे कि भाई रिकॉग्निशन साइट क्या है इसकी, एक सीक्वेंस दे दिया पूरा कि इसमें बताइए कि व्हाट इज द रिकॉग्निशन साइट एंड व्हाट इज रिकॉग्निशन सीक्वेंस, दोनों अलग अलग चीजें। तो उसी चीज को ये समझा रहे हैं। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ ए डीएनए सीक्वेंस। तो पहले इंस्पेक्ट करता है वो पूरी की पूरी लेंथ को, उसमें से अपने मर्जी के, अपने इंटरेस्ट के 6 बेस पेयर्स वो निकालेगा। वंस इट फाइंड्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, वो 6 बेस पेयर उसने फाइंड कर लिए, इट विल बाइंड टू द डीएनए, वो डीएनए से जुड़ जाता है। कट ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल एट स्पेसिफिक पॉइंट्स, और वो स्पेसिफिक पॉइंट जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक डीएनए सीक्वेंस है जो कि रिकॉग्नाइज किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने 6 बेस पेयर्स का। अब उसमें ये जी और ए के बीच पर स्ट्राइक करेगा दोनों स्ट्रैंड्स पर, तो ये कहलाएगा उसका रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट्स इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन, इस पर एमसीक्यू आ चुका है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन पर हमला करता है ये, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ता है ये, ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को नहीं तोड़ता है ये, किसको तोड़ता है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन को स्पेसिफिक पॉइंट पर, उस पर हमला करता है। इन देयर ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब देखिए यहां पर स्पेशली आपको दे रखा है, देखिए ये GC आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से सीक्वेंस है। अब आप देख रहे हैं एक तरफ वेक्टर डीएनए है, एक तरफ फॉरेन डीएनए है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसने दोनों को ही, इसीलिए हम
एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से दोनों को कट करते हैं, चाहे हम बात करें वेक्टर डीएनए की, चाहे हम बात करें फॉरेन डीएनए की। तो अब इसमें आप देख रहे हैं जी ए इसके बीच में से कट किया, इधर दूसरा स्ट्रैंड भी ऐसे ही सेम किया इसने फॉरेन डीएनए के लिए, एंड देन वी हैव द GCTTEA, ये स्टिकी एंड्स, ऐसे ही GCTTAA। तो दीज आर द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। अब डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करेंगे हम, उसका काम आसान हो जाता है डीएनए लाइगेज का, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और इजीली उनको डीएनए लाइगेज जोड़ सकता है, एंड देन वी हैव दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए ये हमारा बन गया। तो अब ये पूरा प्रोसेस हमारा पहला स्टेप कहलाता है, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आपने अभी तक पहले प्रोसेसेस के हमने पहले समझा व्हाट इज फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए और डिजायर डीएनए। उसके बाद हमने वेक्टर को समझा, व्हाट इज वेक्टर। उसके बाद हमने समझा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या है, जो कि वेक्टर डीएनए और डिजायर डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पर कट करता है, उनके स्टिकी एंड्स बनाता है, उन स्टिकी एंड्स को आसानी से जोड़ना हमारे लिए आसान हो जाता है और डीएनए लाइगेज का काम आसान हो जाता है, और उसके दोनों के जुड़कर यानी कि स्टिकी एंड्स जुड़ गए वेक्टर के और स्टिकी एंड्स फॉरेन डीएनए के एक दूसरे से जुड़कर बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये पूरा प्रोसेस जितना भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दैट इज नेम्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें हमने जीन्स के अंदर इंजीनियरिंग की है इसलिए। अब देखिए, वही आपको एग्जांपल दे रहे हैं मलयालम का, वो सेम जो अभी हमने लिखा था वर्ड पैलिंड्रोम है ये, जिसको उसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए, ये बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं। किसी भी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की भी एक खासियत है कि वो 5-3 डायरेक्शन में ही वर्क करता है। चाहे आप इधर की बात करें तो वो इधर से सर्च करेगा तो GA, और इधर से सर्च करेगा तो GA। तो दोनों तरफ स्ट्रैंड्स, दोनों ही स्ट्रैंड पर वो एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है, दैट इज 5-3 डायरेक्शन। तो अब देखिए यहां पर उसी को एक बेहतर एग्जाम्पल के साथ ये समझा रहे हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट आल्सो। ये साथ के साथ आपके बेसिकली MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चलते चल रहे हैं और मैं रेफरेंस बताता चल रहा हूं, इनको नोट करते चलिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग सीक्वेंसेस रीड्स द सेम on the two strands in 5-3 डायरेक्शन। दिस इज आल्सो ट्रू रीड इन 3-5 डायरेक्शन। वही ये बात, इधर से आप देख रहे हैं तो G और A के बीच में ये करेगा, और इधर से आप देखेंगे तब भी G और A के बीच में क्लिक करेगा। भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इधर से चल रहे 5-3, तो ये जी ई को आर आई को अगर हम कहें ई को आर फर्स्ट को, तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि सबका रिकॉग्निशन साइट और रिकॉग्निशन सीक्वेंस डिफरेंट होता है, सब एक नहीं होता है। ऐसे ही आप इधर से देखेंगे तो ये फिर जी और ए के बीच में कट करे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है MCQ के लिए, जो हम पीछे भी बता चुका हूं मैं आपको। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर of the palindromic sites but between the same two bases on the opposite strain। दो बेसिस के बीच में ही कट करता है ऑफ अपोजिट स्ट्रेन। तो बात वही है जो हम जिसको कहना चाह रहे हैं। और दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एट द एंड्स। अब सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एट द एंड का मतलब क्या है भाई, इससे ये आ गया ना GCTTAA, और ऐसे ही दूसरा बन गया GCTTAA। तो ये दो सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन बन गए आपके। कहने का मतलब इनका ये है, दो अलग अलग हिस्से बन गए। अब इन अलग अलग हिस्सों को ही इन्होंने क्या कहा, दीज आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड्स। इन्हीं को ही अब क्या कह रहे हैं हम, दीज आर बेसिकली ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस। अब ये ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस को ही हम क्या नाम देते हैं, दीज आर नेम्ड एज स्टिकी एंड्स।
दीज आर नेम्ड एज स्टिकी एंड्स ऑन ईच स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड्स पर बन गए। अब उसके बाद देखिए, दीज आर नेम्ड सो, इनको ये नाम क्यों दिया गया? बिकॉज दे आर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स, कि अगर इसको हम कहें कि जी ये वेक्टर का पार्ट है, ठीक है जी, और इसको कहें ये हम फॉरेन डीएनए का पार्ट है, तो अब इनको एक दूसरे के साथ रिलेट करना आसान हो जाएगा और डीएनए लाइगेज का काम। सो दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो ये इसका सीक्वेंस हो, सिग्निफिकेंस हो गया और इंपॉर्टेंस हो गई, जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसी को मैं आपको शेयर कर रहा हूं बच्चों, इसको ध्यान से समझें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके सारे जो है लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, सीधा क्वेश्चन कोई नहीं आता, बड़े सिंपल बेसिस पर पूछा जाता है, लेकिन अगर आपने उसको बिल्कुल समझकर नहीं किया तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर सच क्वेश्चंस। सो दिस इज द क्यूआर कोड, यू इजीली कैन मैच अप दिस क्यूआर कोड, मेक द नोट्स और इनको वन शॉट में, मतलब कि कम से कम लिखकर उसको बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करिए, ताकि जैसे ही कॉपी खोलें आप तो आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए कि मुझे भाई किस तरीके से इसको फ्रेम करना है या एग्जाम में आंसर किस तरीके से देने हैं। देखिए जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब यही सेम, restriction endonucleases are used in genetic engineering to recombinant molecules of the to form recombinant molecule बनाने के लिए तो यूज कर रहे हैं, which are composed of DNA from different source और genomes। भाई एक ले रहे हैं हम बैक्टीरिया का, एक ले रहे हैं डिजायर्ड, दोनों को जोड़ रहे हैं। अब ये कट नहीं होंगे तो जुड़ेंगे कैसे? तो इसलिए इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो हमें ध्यान में रखना है। देखिए जी, अब व्हेन cut by the restriction enzyme, the resultant DNA fragments have to same kind of sticky ends, and these can be joined end to end by DNA ligase। उनको आसानी से जोड़ा जा सकता है। अब देखिए इस फिगर में आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमने समझा कि व्हाट इज दिस फॉरेन डीएनए, कि ये फॉरेन डीएनए है क्या। फिर हम समझा व्हाट इज दिस वेक्टर एक्चुअली। उसके बाद हमने उसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट किया। कट करने के बाद उनके काउंटर पार्ट्स को जोड़ दिया। जोड़ने का काम करा डीएनए लाइगेज ने, और उससे हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। और इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? वी नेम इट जेनेटिक इंजीनियरिंग। दैट इज नेम्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसी को हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम दिया। अब नेक्स्ट आता है भैया कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए इसको बेस्ट एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, जिसमें ये फ्री महसूस करे, कोई इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई इसके ऊपर लगाम ना हो, कोई इसके ऊपर परेशानी ना हो, ताकि ये मल्टीपल कॉपीज बना सके। तो इसलिए अपने जैसे ही किसी एनवायरनमेंट में, यानी कि इस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ऐसी जगह पर डालेंगे जो इसका ही मिलता जुलता माहौल हो, यानी कि हम इसको किसी भी बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं। तो हमने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, जैसे हमने ई कोलाई के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद इसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, जिसको हम कहते हैं क्लोनिंग। और क्लोनिंग के बाद इसकी मल्टीपल कॉपीज बनती चली जाएंगी। तो ये पर्टिकुलर स्टेप कहलाता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सो दैट इज नेम्ड एज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। और दूसरा कहलाता है हमारा, और पूरा मिलाकर इन दोनों को, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लस बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, दैट इज नेम्ड एज बायोटेक्नोलॉजी।
इसी को हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज नेम्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। सो दिस इज द सेक्शन, ये सबसे पहली चीज है जिसमें हमने इसके बेसिक को समझा। बेसिक, बिल्कुल बेसिक आइडिया समझा कि फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए या एलियन डीएनए क्या है, वेक्टर क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, डीएनए लाइगेज क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए तक पहुंचाने के प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। उसके बाद उसको ट्रांसफर करना और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए उसको एम्बिएंट एनवायरमेंट देना, इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। और टोटल मिलाकर ये बनता है आपका बायोटेक्नोलॉजी। तो ये आपने अभी तक समझा, ये क्यूआर कोड मैंने शेयर कर दिया बच्चों। नेक्स्ट, अब हम वापस बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी वही चीज इन्होंने दे रखी है। देखिए ध्यान से, आप देखेंगे तो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री। अल्टर मतलब बदलाव करना, केमिस्ट्री मतलब कि हम डीएनए केमिकल को कट कर रहे हैं, भाई बदलाव ही तो कर रहे हैं हम उसके अंदर, ऑफ जेनेटिक मटेरियल इधर डीएनए और आरएनए टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, दस चेंज द फिनोटाइप। अब जब हमने जीनोटाइप चेंज कर दिया तो सिंपली उससे जो प्रोटीन बनने वाला है और जो वर्क करेगा वो उसका फिनोटाइप भी अलग होगा, सीधी सी बात है। तो इस प्रोसेस को तो हमने कहा होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने तक का प्रोसेस पूरा का पूरा, उस ट्रांस हमने उसको होस्ट तक पहुंचा दिया, वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। उसके बाद उसको अब होस्ट को के अंदर हम उसको एम्बिएंट एनवायरनमेंट यानी कि उसके हालात के अनुकूल एनवायरनमेंट, एडेप्टेड एनवायरनमेंट दे रहे हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री, उस बैक्टीरिया को हम वो माहौल दे रहे हैं कि जिसके अंदर वो बेस्ट ग्रोथ कर सके अपनी। तो उस पूरे हिसाब को एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग process to enable growth of only the desired microbe eukaryotic cell in large quantity of the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccine or enzymes, that is whole is named as bioprocess engineering। यानी कि उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए जो टोटल एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उसमें वो बेस्ट फ्लरिश हो सके, बेस्ट अपना क्लोन कर सके, मल्टीपल कॉपीज बना सके। अब यहां तक आपने पढ़ लिया। अब देखिए ये जनरल एग्जांपल ले रहे हैं इस पैराग्राफ में। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है एमसीक्यूज के लिए या किसी भी 1 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन के लिए। देखिए एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम पढ़कर आए पहले चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उस चैप्टर में हमने इसको डिफरेंस फॉर्म में पढ़ा, लेकिन यहां पर हम इसको बिल्कुल अलग तरीके से समझेंगे। इसको बड़े ही अलग तरीके से हम समझेंगे, जिसको बड़े ध्यान से हमें समझना है। बल्कि इसको हम, ये देखिए यहाँ ये लाइन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, क्योंकि ये हमें बता रही है दैट गिव्स अस डिफरेंस बिटवीन asexual and sexual reproduction on the basis of बायोटेक। बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस पर क्या मेन मुद्दे की बात ये हमसे कहना चाह रहे हैं, ये पूरा का पूरा यहां से ये एडवांटेज, ये पूरा पोर्शन हमें यही बात बता रहा है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो दोनों में वेरिएशंस आते हैं, दोनों में वेरिएशंस आते हैं। तो मैं उसी चीज को आपसे रिलेट कर रहा हूं। चलिए तो इसको पहले हटा देता हूं, मैंने मार्क तो कर ही लिया होगा आपने, क्योंकि वरना मेरे लिए फिर ये खोलना मुश्किल हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन आपका दो तरीके का हमने पढ़ा है, दैट इज एसेक्सुअल एंड दैट इज सेक्सुअल।
तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशंस arise due to small inaccuracies during डीएनए कॉपिंग। तो डीएनए कॉपिंग में जो मामूली बदलाव आते हैं, उन मामूली बदलाव की वजह से ये आपका वेरिएशंस डेवलप होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वहीं हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हियर वेरिएशंस अराइज, यहां पर दो तरीके से वेरिएशंस आते हैं। एक तो वही सेम स्मॉल इनएक्यूरेसीज ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, और उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बेसिस पर जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है और जिससे रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। तो यहां पर ये वर्ड को इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हमने रिप्रोडक्शन को किसके बेसिस पर पढ़ा, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बेसिस पर पढ़ा। तो ये नेचुरली हमारे शरीर में हो रहा है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में हो रहा है, और उसी नेचुरल प्रोसेस को हमने टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया और ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है फॉर एमसीक्यू, और किसी भी तरीके के क्वेश्चन में आपसे ये वैल्यू पॉइंट पूछा जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रही है जी बात? तो मैं इसको भी आपको शेयर कर देता हूं बच्चों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही नोट्स आपके काम में आएंगे। जितने आप प्रोडक्टिव नोट्स बनाएंगे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड टू मेक इजी द चैप्टर। तो दिस इज आई थिंक एनफ टाइम। चलिए आगे मूव करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अगली तरफ चलते हैं। देखिए जी, तो पहला पोर्शन ये क्लियर हो गया। अब दूसरा समझते हैं। देखिए जी, यहां पर देखो वही बात कह रखी है कि यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर्मर का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन। सो दीज यूनिक कॉम्बिनेशन स्पेशली द रिकॉम्बिनेंट्स, और रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब आरडीएनए से मतलब है यहां पर सम ऑफ विच में बी बेनिफिशियल टू ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पॉपुलेशन। Asexual reproduction preserves the genetic information while sexual reproduction permits variation. Asexual reproduction में as it is पेरेंट्स जैसे करेक्टर्स आते हैं मैक्सिमम 99% से भी ज्यादा। अब लेकिन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो हमारे अंदर भी पेरेंट्स के करेक्टर्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में, लेकिन फिर भी उनकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी भी होती है। और वो यूनिक आइडेंटिटी कौन देता है उन्हें, वो रिकॉम्बिनेशंस देते हैं। इसीलिए रिकॉम्बिनेशन वर्ड को आपके साथ रिलेट करने के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू को आपसे जोड़ा गया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। देखिए जी, आपने मेंडल लॉ के थ्रू आपने समझा कि किस तरीके से करेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। लेकिन जो मेंडल्स लॉ है, अगर हम ध्यान देखें मेंडल्स लॉ को हम देखें, तो वहां से हम डिजायर्ड और अनडिजायर्ड दोनों करेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में देख रहे हैं। आप सपोज कीजिए, एक एग्जाम्पल की तरफ हम इसको समझते हैं कि हमने देखा जी, हमने राउंड सीड वाला एक प्लांट का क्रॉस रिंकल्ड सीड वाले एक प्लांट के साथ कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो नेक्स्ट जनरेशन में हमें, पहली जनरेशन में F1 में हमें सारे राउंड मिले,
केवल डिजायर्ड मिला हमें। लेकिन जब हमने इसका क्रॉस फिर F1 वाले प्लांट्स का क्रॉस कराया, उनको सेल्फ पॉलिनेट कराया, तो नेक्स्ट जनरेशन में हमें प्योर राउंड भी मिला, हमें हेट्रोजाइगस राउंड भी मिला, और हमें रिसेसिव यानी कि रिंकल्ड भी मिला। तो इसका मतलब जो करेक्टर्स हम चाह रहे हैं, हम तो राउंड ही चाह रहे थे, लेकिन हमें रिंकल्ड भी मिला। तो इसका मतलब डिजायर्ड और अनडिजायर्ड दोनों करेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में हमें फॉलो हो रहे हैं। लेकिन जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसकी खास बात क्या है? ओनली द डिजायर्ड करेक्टर हमने लिया ही जीन वो है जो हमें चाहिए। तो ये एक बड़ा फायदे की चीज हो गई, तो इसलिए यहां इसका कंपैरिजन किया गया है। और ये फिर एमसीक्यू के लिए या किसी भी क्वेश्चन के लिए बड़ा जबरदस्त वैल्यू पॉइंट है। ये आपका फिर वीआईपी बन गया, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो वीआईपी चीजें हम ढूंढ रहे हैं, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो traditional hybridization processors used in plant and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesired genes along with the desired gene, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया। सो द टेक्निक्स ऑफ genetic engineering which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning, gene transfer by recombinant DNA पहले हमने बना लिया, उसको हमने फिर ट्रांसफर कर दिया होस्ट के अंदर, तो और फिर उसको क्लोनिंग के लिए एनवायरनमेंट दिया, जब तो उसकी मल्टीपल कॉपीज डेवलप होंगी। तो इस चीज को समझना, ओवरकम दिस लिमिटेशन, जो लिमिटेशन क्या थी कि डिजायर्ड के साथ अनडिजायर्ड जीन्स का भी नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचना, तो उसको हम to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable gene into the target organism। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा है, इसीलिए आपको ये हिस्सा बताया गया है। तो इस पैराग्राफ में आपने देखे दो इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट्स हैं, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वीआईपी पॉइंट्स हैं, जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो फिर मैं इसको शेयर कर रहा हूं बच्चों। अब इन्हीं पर ही यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, क्योंकि इससे आपका चैप्टर फर्स्ट इस चैप्टर के साथ रिलेट हो गया, रिप्रोडक्शन के साथ, और दूसरा मेंडल वाला चैप्टर इसके साथ रिलेट हो गया। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या है? डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे के साथ बेसिक मिलाकर आपके साथ पेश करना, यही चीज। अब एमसीक्यू सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो किसी भी एक छोटे से छोटे पॉइंट के ऊपर रिलेट कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज एनफ टाइम टू कोरिलेट विद दिस क्यूआर कोड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिए जी। अब नेक्स्ट आता है भैया कि हमने अभी जो पढ़ा, बार बार हमने एक वर्ड यूज किया, ओ आर आई। अभी मैंने आपको बताया कि था कि भाई ओ आर आई क्यों जरूरी है? क्योंकि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, वो अपने बेसिस पर ना तो इनिशिएट कर सकता है रेप्लिकेशन के प्रोसेस को, और ना ही उसको रेगुलेट कर सकता है। तो उसको इनिशिएट करने के लिए भी और रेगुलेट करने के लिए भी एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस चाहिए, और उसी को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे हम नाम देते हैं ओ आर आई, अगर नहीं होगा तो किसी भी हालत में जो क्लोनिंग है वो पॉसिबल नहीं है। किसी भी हालत में जो मल्टीपल कॉपीज हैं, ये क्लोनिंग वर्ड जो आप आ रहा है, मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द टेम्पलेट डीएनए ऑफ द डिजायर्ड डीएनए, इज इट नॉट पॉसिबल? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सीक्वेंस चाहिए ही चाहिए। अब इसीलिए वेक्टर इज रिक्वायर्ड, ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। इसीलिए वेक्टर हमें चाहिए, क्योंकि ओआरआई हमें एश्योरेंस देता है कि जो आप डिजायर्ड जीन ले रहे हैं उसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी ही बनेंगी। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये आपको ये पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि व्हाई वी नीड अ वेक्टर, व्हाट इज द नीड ऑफ ए वेक्टर। इसको और अभी एम्फेसाइज करेंगे, अलग बेसिस पर इसको हम एम्फेसाइज करेंगे। तो पहले इस बेसिस को आपने समझ लिया, चलिए अब वेक्टर की नीड को समझते हैं, और ये मैं आपको शेयर कर रहा हूं।
तो वेक्टर की नीड समझना बहुत जरूरी है। वेक्टर की नीड का एक मेन कारण मैंने आपको बता दिया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अब और भी महत्वपूर्ण कारण है, और भी इंपॉर्टेंट कारण है, जिनको अब हम रिलेट करने वाले हैं अगले इस हिस्से से, अगले इस पोर्शन से। आई थिंक दिस इज एनफ टाइम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। वेक्टर क्यों जरूरी है? देखिए जी, अब वेक्टर क्यों जरूरी है उसके लिए हम आ जाते हैं इस हिस्से पर, और ये रहा जी आपका कि व्हाई देयर इज, व्हाट इज द क्लोनिंग वेक्टर। देखिए ये आ गया जी, क्लोनिंग वेक्टर्स। अब क्लोनिंग वेक्टर्स को हम दो तरीके से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स को देखिए जी, एक तो होते हैं प्लाज्मिड और एक होते हैं बैक्टीरियोफेज। इनको ही क्यों निशाना बनाया हमने? देखिए भाई, प्लाज्मिड को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उसके पास अपना ओआरआई है, और बैक्टीरियोफेज को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि बैक्टीरियोफेज, वायरस भी तो यही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। भाई वायरस धींगी से, जबरदस्ती से अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया से डेवलप करवा रहा है, तो हमारे ताले की चाबी तो उससे ही मिली, इसलिए उसका हमें, हमारे लिए योगदान बहुत रहेगा। तो इसमें हम पॉपुलरली इनको वेक्टर्स की तरह यूज करते हैं। हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। तो जो उनका मेन जेनेटिक डीएनए है उसके कंट्रोल के बिना ये आजादी से दोनों अपने आप को रेप्लिकेट कर पा रहे हैं, इसलिए ये हमारे बहुत बेहतरीन टारगेट हो गए, और हमारी जो मेन जरूरत है उसके ऊपर ये खरे उतर रहे हैं। तो इसलिए अब बैक्टीरियोफेज को क्यों ले रहे हैं? देखिए, बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई कॉपी नंबर पर सेल, एक बार में ही ये बहुत अच्छे खासे नंबर हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, हाई कॉपी नंबर हो गया, हैव हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। अब सम प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के यहां तीन कैटेगरी हो जाएंगी। पहला, सम प्लाज्मिड में हैव ओनली वन और टू कॉपीज पर सेल। कुछ ऐसे होते हैं, अब ये हम शुरुआत के तौर पर यूज कर सकते हैं जब हम किसी एक्सपेरिमेंटेशन को जज कर रहे हैं। अब उससे ऊपर हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाकर चेक कर रहे हैं कि भाई जो हमने किया छोटे बेसिस पर वो सही काम कर रहा है या नहीं। उसके लिए हम 1500 100 कॉपीज वाला प्लाज्मिड ले सकते हैं। और अब हमें इसको लार्ज स्केल पे करना है तो इवन कैन बी हायर, हम इसको अलग अलग, हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए बड़े काम की चीज है। इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन piece of DNA with bacteriophage or plasmid, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or bacteriophage। तो इसलिए वेक्टर जरूरी है। तो वेक्टर यूज्ड। अब और वेक्टर के फायदे, ये तो हमने ये देख लिया कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज ही क्यों। अब हम अगली बात करते हैं, ये फिर आप बेटा शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये सब एक एक नंबर के लिए एमसीक्यू के वीआईपी हैं, यानी कि वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको अपने दिमाग में रखना है और समझना है, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस समझना बहुत हमारे लिए जरूरी है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आई थिंक दिस इज एनफ टाइम टू कोरिलेट विद। चलिए आगे चलते हैं। अब ओआरआई के और मतलब कि वेक्टर के और फायदे देखिए, स्पेशली कह रहे हैं द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। कि वेक्टर क्यों चाहिए, क्लोनिंग तभी हो सकती है। देखो, ओआरआई, ओआरआई दो इंपॉर्टेंट काम करता है। एक तो आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, टू स्टार्ट एंड रेगुलेट, यानी कि टू इनिशिएट एंड टू रेगुलेट द सेल डिवीजन, दैट मींस द डीएनए रेप्लिकेशन को ये रिलेट करता है। सो दिस इज ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू द सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। अब इसके साथ साथ एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये है कि ये सीक्वेंस कॉपी नंबर को कंट्रोल भी करता है। This sequence also control the copy number of the linked DNA. So if one wants to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector or whose
origin support is high copy number। तो कॉपी नंबर हो गया, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, और रेगुलेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो रेगुलेशन का मतलब यहाँ कॉपी नंबर से ही है। तो ये ओआरआई का फायदा हो गया। दूसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सेलेक्टेबल मार्कर। अब सेलेक्टेबल मार्कर बेसिकली क्या है कि हमने एक बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इन आपका ट्रांसफर कर दिया। अब उसने मल्टीपल कॉपीज बनानी स्टार्ट कर दी। अब हाउ कैन वी नो कि भाई जी किस में डाला था हमने? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट दैट। तो उसके लिए भी कोई ना कोई प्रैक्टिस है। अब जिसके अंदर हमने डाला है उसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट्स या ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है जी। जिनके अंदर नहीं है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो उनको बाकी को हम कैसे पहचानेंगे? समझ में आ रही है बात? तो उसको अलग करने के लिए जो प्रैक्टिस है उसको हम कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। तो अब सेलेक्टेबल मार्कर में बेसिकली क्या होता है कि हर पर्टिकुलर बैक्टीरिया किसी ना किसी एंटीबायोटिक्स के साथ रेजिस्टेंस पावर रखता है या नहीं रखता है। तो हम एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस पावर के बेसिस पर उसको अलग करते हैं, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से, या आपका ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। तो जनरली जैसे कि एम्पिसिलिन, क्लोरा एम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, इस तरीके के अलग अलग ये सारे सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज हो सकते हैं इकोलाई के लिए, क्योंकि इकोलाई के पास रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, इन इनके लिए उसके पास जीन्स हैं जिनसे वो अपना बचाव कर सकता है। तो इस तरीके से और अलग अलग सभी बैक्टीरिया के पास होते हैं, और उन्हीं का यूज करके हम रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करते हैं। अभी इतना ही। अभी वन शॉट को मैं इसको जारी रखूंगा। फिलहाल लेट्स टेक अ ब्रेक टू इवॉल्व माई सेल्फ। मैं अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दे दूं। अगली वीडियो में जल्दी जुड़ते हैं। अभी इतने में आप इस सभी को रिलेट करिए, कोरिलेट करिए, और इन सबको इतने रिवाइज कीजिए। जस्ट आई एम कमिंग बैक एंड वी विल एग्जीक्यूट दिस चैप्टर फर्दर इन द सेम easiest way।